अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान बार बार जंग करने के बाद एक बार फिर सालसी के करीब तर पहुंच चुके हैं। ये दावा और कोई नहीं कर रहा, ये दावा पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने किया है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर दोनों ममालिक बहुत डील के करीब आ चुके हैं और बहुत जल्द कौम खुशखबरी सुनेगी, बल्कि पूरी दुनिया खुशखबरी सुनेगी। ईरान और अमेरिका की दोबारा से सुलह होने वाली है और पाकिस्तान दोबारा सालसी का रोल प्ले कर रहा है, यानी अमन को एक और मौका लेके देने के लिए पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले कर रहा है। और ये खबर पाकिस्तान के दुश्मनों पर एक बिजली बनकर गिरी है, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि देखे जी पाकिस्तान तो आउट हो गया, पाकिस्तान तो सालसी करवा नहीं सका, अब तो कतर करवाएगा, अब तो फलां करवाएगा, अब तो फलां करवाएगा। लेकिन आज की ये डेवलपमेंट के बाद उन सब के मुंह बंद हो गए जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो आग उगल रहे थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक बेबुनियाद गुफ्तगू कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया गया है ईरान ने और अमेरिका ने। और आज फिर पाकिस्तान उतना ही रेलेवेंट है और पाकिस्तान फिर एक सालसी के लिए दोनों तरफ से मुंतखब है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पहले तो ईरान मुआवजा मांग रहा था, समझ आ रही थी कि ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ईरान की हलाकतें हुई, ईरान की लीडरशिप इस पे शहीद हुई, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उनके स्कूल तबाह हुए, उनकी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब एक अजीब बात आई है, ट्रंप साहब ने कहा जी हम भी मुआवजा लेंगे। इसका मतलब है कि ट्रंप साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि साड़ी भी बड़ी कुट लगी है, ये नुकसान साड़ा भी बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप नुकसान में जब ईरान का मुकाबला करना शुरू कर गए हैं कि जी ईरान अगर मुआवजा मांगेगा तो हम भी मुआवजा मांगेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि आप जंग हार चुके हैं और आपका नुकसान ज़्यादा हुआ है और आप उसका मुआवजा ईरान से मांग रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ईरान को मैंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसका छोड़ा कुछ नहीं और उनके पास रहा कुछ नहीं, और फिर आप उसी ईरान से मुआवजा भी मांग रहे हो। मैं हैरान हूँ कि अमेरिकन कौम या अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट को पैसे थोड़े बहुत लगा के इसका इलाज क्यों नहीं कराते। लेकिन बहरहाल ये पूरी दुनिया भुगत रही है। मोहसिन नकवी साहब ईरान पहुंच चुके हैं जी, दोबारा से वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। पहले भी उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया, अब दोबारा से मोहसिन नकवी साहब एक्टिव हो चुके हैं। और दूसरा हमारा आज के इस प्रोग्राम का मौजू होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हलचल है, एक तो गवर्नमेंट के जाने की बातें हैं, नए सूबों की बातें हैं, नई 28वीं तरमीम के आने की बातें हैं, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी पीटीआई के अंदर लड़ाई की बातें हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो पीटीआई वाले अल्लाह के फजल से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब फिर एक दफ़ा पीटीआई के अंदर लड़ाई ज़ोरों के ऊपर है। कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज जो मेहमान शरीके गुफ्तगू हैं, आरिफ अब्बासी साहब है, पीटीआई से ताल्लुक़ सीनियर रहनुमा हैं, और दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। स्टूडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली सैयद, सीनियर तज़कियाकार हैं, वो भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आसिफ बाजवा नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आरिफ अब्बासी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। ये ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान मुआवजा मांग रहा है तो हम भी मुआवजा लेंगे, समझ नहीं आ रही। इसका मतलब वो तो ऐलान कर रहे हैं कि हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे कि हमारा कोई नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान, जिसके बारे में वो कह रहे थे ईरान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, अब ईरान से वो खरात मांग रहे हैं कि साड़ा नुकसान पूरा कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाद साहब बहुत शुक्रिया। देखें, आप तो दुनिया ये जान चुकी है कि ट्रंप एक मेंटली सिक शख्स है, ज़हनी बीमार शख्स है, जिसके हाथ में बदकिस्मती से एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, उसकी भागदौड़ आ गई है।
और फिर उसका जो रवैया टूवर्ड्स बाकी दुनिया जंग से पहले रहा, जिस तरह टेरिफ के मामला उसने दुनिया के साथ उठाए, जिस तरह उसने अपने साथी नेटो के, यूरोप के साथियों को गंवाया, तो वो न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि अमेरिका के लिए ज्यादा खतरनाक है। और फिर नेतन्याहू जैसे शख्स ने, जो सारी दुनिया समझती है कि एक कातिल है, एक जुनूनी है, उसके हाथों वो इस्तेमाल हुआ और उसने पूरी सालमियत मिडिल ईस्ट की और बल्कि पूरी दुनिया की एक अमन को खतरे में डाल लिया। और फिर उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं पहले दिन से लेके आज तक, हर घंटे बाद उसकी स्टेटमेंट्स चेंज हुई हैं। और एक ऊपर से बदकिस्मती ये हुई कि उसकी जो कैबिनेट है उसने तकरीबन अपने ही मिजाज की बना ली है। वहां डेप्थ वाला कोई पॉलिटिकल विजन रखने वाला या ऐसा शख्स फिलहाल उसकी जो नजदीकी लोग उनमें नहीं नजर आता, जो दूरंदेशी से दुनिया के मामलात को देखे, दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया, दुनिया के अमन को तबाह कर दिया, हजारों लोग को अपनी जानों से गए। फिर गजा के बारे में जिस तरह उसने एक प्लान बनाया, जी यहाँ मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, तो ये अब अल्लाह पाक ही रहम करे इस दुनिया पे। जब तक यह है हम सब खतरे में है, पूरी दुनिया, तो उसको समझाने वाला भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस तरह उसने अपने आर्मी के लोगों को सैक किया, हटाया, फिर उसका रवैया टूवर्ड्स जो वहाँ तारकीन वतन थे, साल साल से रहते थे, एक बहुत बड़ा किरदार था अमेरिका की मैशत में उनका, उनको जिस तरह वहां से निकाला, फिर जिस किस्म की उसने कानून साजियां की, तो ये टोटली मेंटली सिक शख्स है और इसके बारे में आप कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म का इवन के कमेंट्स भी नहीं कर सकते। मियां सैफुर रहमान साहब, ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि एक दुनिया की बागडोर एक ऐसे शख्स के पास है जो मेंटली सिक है, जो एक ही लम्हे में कुछ 4 मुख्तलिफ बातें कर जाता है और जिसकी समझ नहीं आती कि वो उसका मौक़िफ़ असल में है क्या। अच्छा, यानी मैं ट्रंप के बारे में कह रहा हूँ। हाँ, यानी ट्रंप अमेरिका के ऊपर तो जो करी कर रहा है, अब पूरी दुनिया को वो डिक्टेट कर रहा है, तो पूरी दुनिया का एक तरह से अमन खतरे में है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ट्रंप से कैसे जान छूटेगी दुनिया की? देखो, सुपर पावर जो ज़हनियत होती है ना, वो होती मेंटली सिक है। देखिए, मैं आपके कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि सुपर पावर का एक घमंड होता है, जो जब तक वो बहुत ज़्यादा या मारना खा ले, तो या फिर उसको एहसास हो जाए कि मज़ीद मार अब खाई नहीं जा सकती। ईरान ने आपके ख्याल में फेंटी लगाई है पूरी? तो ईरान ने मेरा ख्याल उनको ये बात का एहसास दिला दिया है कि आप सुपर पावर होंगे, आपके पास मिलिट्री माइट है, लेकिन आप अगर ये तसव्वुर कर रहे हैं कि जी हम बमबारी करके सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे किसी मुल्क को, ये नहीं हो सकता, ये नहीं मुमकिन है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ा सेट बैक है अमेरिकन माइंड सेट को। तो सुपर पावर के जो उसके अज़ाइम थे अमेरिका के, जी बिल्कुल अज़ाइम थे, कोई भी पूरे नहीं हुए ना। और ये मैंने आपके कई प्रोग्राम्स में पहले भी अर्ज किया है कि चेंज हुई ना, वहाँ पे फौज दाखिल हो सकी ना, वहाँ पे ना वो रजीम चेंज करा सके, प्रोग्राम उनका रोल बैक करवा सका, कुछ भी नहीं करवा सका। तो ये उनके आम तौर पे उनका जो घमंड होता है वो उनको मजबूर करता है इस बात पे कि जहाँ कहीं वो किसी डका लग जाए, फंस जाए किसी मुसीबत में, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी माइट, मिलिट्री माइट यूज़ करते हैं। तो मिलिट्री माइट यूज़ करके भी अब उनके कई जर्नैलों ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कई प्रोग्राम्स में मैंने आपके एक अर्ज़ किया था कि ये माल पानी की भी जंग है। देखिए 50-60 साल से बड़ा उसने उसकी टीम ने बड़ा पैसा बनाया। जी, ये माल पानी की जंग है। पिछले 50-60 साल से अमेरिका, जिसमें ज़हनी सेहत वाले भी जो प्रेसिडेंट साहिबान थे और ज़हनी मरीज़ भी थे, वो भी बनाते रहे। यही काम होता आया। वियतनाम में क्या हुआ, असला बेचा भी, और उस असले की वॉर इकॉनमी है उनकी, और इसके नतीजे में उन्होंने दुनिया में फिर बाकायदा एक सिचुएशन पैदा करते हैं, उस सिचुएशन से कोई फ़ायदा इस्तेफादा करते हैं और फिर जाके कह देते हैं नहीं जी ना, हमारा तो ये मकसद ही नहीं था। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो नज़र आती है अमेरिका की, ये उनका एक वतीरा है। और ऊपर फिर सोने पे सुहागा के ऊपर ट्रंप आगे बैठ गए, जिन्होंने वाकई मैं समझता हूँ अब्बासी साहब ने सही कहा। अब कवानीन बना दिए कि जी जो बच्चा यहाँ पैदा होगा उसको अमेरिकी शहरियत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द कर दिया वहाँ की, और फिर वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गलत किया है। तो ये एक तनाज़ा भी वो खड़ा कर रहे हैं अदारा जाती अपने मुल्क के अंदर भी, तो ये ज़्यादा पायदार नहीं होगा मेरा ख्याल है। ब्रिगेड साहब, वेलकम टू दी शो, आप तशरीफ़ ले आए। ये ट्रंप साहब वैसे तो बैकी हरकतें हमेशा से ही करते हैं, लेकिन अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। अब वो कहते हैं कि जी ईरान से हम भी मुआवजा मांगेंगे, हमारा जो नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब है ये तो कम से कम उन्होंने मान लिया कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है।
दूसरा ये है कि सालसी दोबारा से पाकिस्तान स्टार्ट कर रहा है। ख्वाजा आसफ कह रहा है कि डील के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, मोहसिन नकवी साहब ईरान चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर अमेरिका को ज़रूरत भी पड़ गई इस सुलह की, और पाकिस्तान की भी, और पाकिस्तान इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे पाकिस्तान आउट हो गया, तो इसका मतलब उनके मुंह भी बंद हो गए। ये बिल्कुल आपने जो चीज पर निशानदेही की है उसमें इससे पहले सैफ साहब भी बात कर रहे थे। एक तो बात ये याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे ये इतनी जंग होनी है, ये इसी तरह ये हालात दुनिया के इसी तरह चल रहे हैं। अच्छा, कि जंग और अमन, अमन और जंग, बिकॉज ये जो जंग है इसका कॉम्प्लेक्स थियोरेटिकल कॉम्प्लेक्स जो है ना, थिएटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल इसलिए डिफरेंट है कि इसके ऊपर जो बाइडेन ने कहा कि जी अगर मैं जंग रुकाने की कोशिश करता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ कि अमेरिकन ने जो 14 पॉइंट्स का मायदा किया है उसको मैं इम्पोज करवाऊं तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पैक जो अमेरिका के अंदर जो लॉबी है या जो यहूदी है वो ट्रम्प के नजदीकी लोगों को इतना पैसा दे देते हैं कि वो मेरी बात नहीं मानते। उसके बाद अभी फोर्ब्स की एक स्टडी आई है जिसने से कहा कि जी ये जो व्हाइट हाउस को पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया इस जंग में, और ट्रम्प की नेट वर्थ जो है, उन्होंने नेट वर्थ जो है वो $6.8 बिलियन से उन्होंने तशबीह 6.4 के $6.8 बिलियन डिक्लेयर की। ये दुनिया की पहली जंग है और दुनिया का पहला प्रेसिडेंट है जो व्हाइट हाउस में बैठ के अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जंग से पैसा बना रहा है। इसलिए जब वो अनाउंस करता है कि जी हमने अपना सुलह करनी है, जैसे अभी हुआ, तो इवन दुनिया में एनर्जी की कीमतें डिप डाउन कर जाती है। जैसे वो कहता है कि हम तो नहीं मानते, हम तो लड़ाई करेंगे, तो उस वक्त कीमतें ऊपर चली जाती। इस ब्रैकेट में वो इतना अपना शेयर डाल देते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि उनको मिलियंस का अपना तो उसने इसी चीज को लेके आगे चलना है और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। अब जहां तक बात है एक नए मायदे की, तो मुझे तो नहीं पता कि इसमें अब कौन सा 15वां या 16वां या 18वां पॉइंट ये लेके आएंगे जिसके ऊपर ये मायदा हुआ, क्योंकि इससे पहले इस कशीदगी के जो बबल पॉइंट्स थे वो तो पहले ही कवर कर लिए गए थे कि जी आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या करना है, आपने न्यूक्लियर का क्या करना है। अब क्या, अब एक बाबुल मंदब का पॉइंट डाल देंगे कि जी बाबुल मंदब भी बंद नहीं होगी। तो ये जितनी मुझे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, या नई कोशिशें क्या हो रही हैं, किस प्रिटेक्स्ट में हो रही है, क्योंकि पहले भी ट्रंप ने वो खुद ही साइन किया था और आपको याद होगा कि वो मायदा साइन करके तो उसने पूरी दुनिया के फोटोग्राफर्स को दिखाया था बड़ी प्राउडली कि जी देखें ये मैंने। जो शख्स अपने सिग्नेचर का पास नहीं रख सकता, जो शख्स अपनी जबान का पास नहीं रख सकता, उससे आप क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में किसी ऐसी चीज को मानेगा जिस चीज को पाकिस्तान या कतर या बाकी कोई दुनिया जो है। तो ब्रिगेड साहब हमें फिर क्या करना चाहिए? हम ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं, जब भी कोई मसूफ पाकिस्तान की तरफ देख के आवाज़ मारते हैं तो हम दौड़ लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम तो अवेलेबल है ऑल द टाइम। ये हमारी एक मजबूरी है कि हमने पहले इस मायदे को इनिशिएट करके उसको फाइनल तक लेके जाए। ठीक है, अभी ईरान भी कहता है कि नो मोर फ्रेश नेगोशिएटर, हम उन्हीं के साथ बात करेंगे, नो एडिशनल मेडिएटर्स, तो हम उन्हीं के साथ बात करेंगे जिससे हमने पहले बात की। तो पहले तो या कतर से बात की थी या पाकिस्तान से बात की, तो कतर पाकिस्तान दोनों से बात की थी। तो जो पाकिस्तान भी ये चाहता है कि जंग बंद हो, ईरान के अंदर ही भी ये ख्वाहिश है ये जंग बंद हो। ट्रंप जो है साइकोपैथ, वो फंस गया बुरी तरीके से। वो कहता है किसी ना किसी तरह से मुझे वे आउट मिले, लेकिन इस तरह मिले कि मुझे ये ना कहा जाए, क्योंकि अमेरिका में दुनिया में आप वेस्टर्न प्रेस उठा के पढ़े हैं, अपना सैफ साहब भी फॉलो करते हैं, हर जगह दो सेंटेंस आ रहे हैं कि ईरान को स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हुई है और अमेरिका को स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है। अब ट्रंप की तरफ ना देखने से दुनिया की आंखें तो बंद नहीं कर सकते आप। दुनिया को तो पता है कि तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई है, और ये चीजें जो है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेसमैन भी कह रहे हैं। वहां पे पीट एग्जिट से जब वो हेयरिंग कहते हैं, उसे कहते हैं तुम झूठे हो, तुम इस पोस्ट के काबिल नहीं हो, यू शुड रिजाइन एंड वॉक अवे। वो एडिशनल बजट मांग रहा है, वो एडिशनल बजट उसको नहीं दे रहे, 100 ट्रिलियन का कितने का 45 बजट मांग रहा है। तो इस तमाम चीजों के अंदर वो निकलना चाहे भी तो वो निकल नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी साइकोपैथ जो लोग होते हैं ना, जिनकी जहनी नफ्सियात मफलूज हो जाती है, वो अपनी जो सोच उनके जहन में बिठा लेते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते।
पाकिस्तान इनिशिएटिव लेके आगे जाता है, पाकिस्तान ने चूंकि एक रोल प्ले किया और उसके ऊपर उसका रिजल्ट भी निकला, तो अभी भी जो एनर्जी का जो प्रेशर है या एनर्जी की प्राइसेस राइज करने का प्रेशर तो पाकिस्तान पे भी आ रहा है। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि जंग बंद हो, खित्ते के और ममालिक भी जो ब्रिगेडियर साहब जो वो कह रहे हैं कि मेरा नुकसान का ज़ाला ईरान करे, इसका क्या मतलब है? ये वो अरब ममालिक को कह रहा है। पहले उसने कहा था, उसने अरब ममालिक से भी मांग रहा है, तहजीबें मिटा दूंगा। उसने कहा था कि मैं दुनिया को ये कर दूंगा। वो उसकी बात पे ना जाइए, ना ईरान ने उसको रेपरेशन देनी है, क्योंकि वो तो कहता है हमने ईरान को तबाह कर दिया। खुद कहता है ना हमारी तो नुकसान नहीं हुआ, तो हमने ईरान की से फौज भीख तबाह मांग कर रहा है, दी, पैसे मांग रहा है, ईरान की नेवी तबाह कर। तो इसलिए वो जो कुछ कहता है उसको आप कैंसिल माई लास्ट ट्रांसमिशन समझ के उसको इग्नोर कर दे, ठीक है ना। उसको खुद भी पता उसने एक रात पहले क्या कहा। बिल्कुल ठीक उसको है, जुबान की वो असीर नहीं होती, उसको वो है मेरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं चलता कि उसने क्या नहीं कहा। ये मुझे लगता है कि ये अगले साल डेढ़ साल हमें भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा जब तक इसका पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। आज़म बाजवा साहब, मोहसिन नकवी साहब ईरान पहुँच गए हैं, सालसी दोबारा पाकिस्तान कर रहा है, बड़ी मुबारक हो आपको, दोबारा गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है। तो मोहसिन नकवी साहब को लगता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भेजा है, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर ने ही भेजा होगा डेफिनेटली, और वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से वहां पे गए हैं। डार साहब वज़ीर ख़ारजा, डार साहब को क्यों नहीं भेजा? क्यों वाली बात जो है ना, डार साहब जरा बिजी थे इसलिए नहीं उनको भेजा। हाँ जी, नकवी साहब जरा फारिग थे इसलिए उनको भेज दिया। अच्छा डार साहब के दांत में दर्द है। ठीक, अच्छा, डार साहब भी चले जाएंगे, जुल्फ़िकार साहब जब आप कहेंगे वहां चले जाएंगे। अच्छा, और मैं हम भेज देंगे उन्हें। डार साहब ने असल में कहा है कि वो लाहौर आना है, उन्होंने दादा दरबार इस वक्त फिर हमसे बिजी है, इज्जत मिलेगी। और देखें, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की कीमतों की वजह से मुआशी मसाइल है, पाकिस्तान भी उनके जेर असर है, और पाकिस्तान की इकानमी और बिलखसूस पाकिस्तान की जो अवाम है उनके ऊपर इसके बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट हुआ है। और लोग इस बात से सख्त नाराज भी हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें इस कदर बढ़ा दी गई हैं। तो पाकिस्तान की इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट के ये नेशनल लेवल के बात नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और नायब वज़ीर आज़म को और इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सबको इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए हैं और नेगेटिव साइड के असरात मुरतब हुए हैं। तो हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी कोशिश भी है कि जंग जो है ये फाइनल की जानी चाहिए। और अब जो पहले की तरह ट्रंप ने हर चीज से बैकआउट किया है, ऐसे मुआहदे आ जाए, ऐसा मुआहदा किया जाए। और दीगर ममालिक भी इस बात पे एग्री हैं कि पाकिस्तान की, लेकिन कौन पाबंद करेगा? ट्रंप साहब देखें, तरीके से दुनिया के चौधरी हैं वो, बिल्कुल उनका स्टाइल आपको पता है जो भी है, उसको पाबंद कौन करेगा? ना वो यूएनओ को मानता है, ना किसी ताकत को मानता है, ना किसी हुक्मरान को मानता है, उसको पाबंद कौन करेगा? मैं बिल्कुल, आपकी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मेरी जाती राय तो ये थी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं वो कोई बात खुद से नहीं कहते, ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है। अच्छा, ये मेरी जाती राय है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी अवाम नाराज है, जिस तरीके से अमेरिकन भी उनको ये समझते हैं कि ये कोई उल्लू का पट्टा है, और मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका का गोरबाचोव साबित होगा। नहीं तो अगर आप एक तरफ कहते हैं अमेरिकी, आप कहते हैं अमेरिकी स्क्रिप्ट है, तो इसका मतलब है अमेरिकी स्क्रिप्ट इन्हें खराब हो गया है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैंने आपसे बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मेरी जाती राय ये थी कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। अच्छा, लेकिन जो एनालिसिस है वो मैं ये समझता हूँ कि उसकी इन हरकत की वजह से, इन स्टेटमेंट्स की वजह से, उसकी इन एक्टिविटीज की वजह से, और ये बात भी जो ब्रिगेडियर साहब ने की, ये बात दुरुस्त है कि ये दुनिया का वाहिद प्रेसिडेंट है अमेरिका का
और ये जो बातें ब्रिगेडियर साहब ने फरमाई बिल्कुल दुरुस्त है। यूएसए की न्यूज़पेपर्स में भी और टॉक शोज में भी ये बातें जुबान से आम है कि जितनी पेट्रोल की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी इसके बेटे ने खरीद ली हुई है जंग शुरू होने से पहले, और दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा उस अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जाती तौर पे उठाया है, और उन्होंने पेट्रोल कंपनियां खरीद करके जो स्टॉक किया है वहां का पेट्रोल और दीगर जो ऑयल की तनसीबात है, ये बिल्कुल आज आप इस हवाले से याद रखेंगे कि पूरी दुनिया में ये बात क्लियर हो जाएगी कि उसने माली मुफादात हासिल की है और वो डेफिनेटली उसकी कौम उसको माफ नहीं करेगी, उसको ये रिजल्ट्स भुगतना होंगे। अच्छा, और दूसरी बात जो ये कहते हैं कि देखते रहो, मेरा बयान चलता रहे। जी जी, दूसरी बात ये जो कहते हैं कि मैं ईरान से उसके डैमेजेस हासिल करूंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इखलाकी लिहाज से किसी भी तरीके से उसने बिकॉल उसके वो खुद कहता है कि मैंने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसके जो पहले चीफ थे उनको, उनके जितने साइंटिस्ट थे उनको, और जितनी उनकी चीफ फार्मी स्टाफ थे और सबको उसने मार डाला, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप इतनी तबाही बर्बादी करने के बाद भी किसी छोटे से मुल्क से, किसी गरीब मुल्क से आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो पूरी ये तो एक तरह से सुपर पावर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। आरिफ अब्बासी साहब, मोहसिन नकवी साहब गए हैं ईरान, अपना डार साहब नहीं गए, और बाजवा साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा होगा। ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर का एक अच्छा ताल्लुक है, तो उन्होंने ही भेजा होगा आपके ख्याल में। लेकिन सालसी जो पाकिस्तान कर रहा है आरिफ अब्बासी साहब, ये मौजूदा गवर्नमेंट का, जहाँ तक डॉक्टर साहब का ताल्लुक है वो टाइटल बस एक्चुअल दो है। आजकल वो जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का किरदार ज्यादा अदा कर। जी, अब आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे नहीं समझ आई राज साहब। जी जी, नहीं आप जारी रखें। आरिफ अब्बासी साहब, मैं ये कह रहा था कि डार साहब नहीं गए, मोहसिन नकवी साहब गए हैं। और दूसरा ये है कि ये जो सालसी है, तो आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मामला बिल्कुल करीब पहुंच गया है, तो आने वाले दिनों में कोई खुशखबरी मिलेगी कौम को? आरिफ अब्बासी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे समझ नहीं आ रही, बीच में ये बोल रहे मेरा ख्याल है बाजवा। नहीं अब्बासी साहब, आप मुझे जरा आपकी आवाज समझ नहीं, आप इसको हिलाएं ना, आप जरा स्टैटिक रहे। मैं कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये सुलह हो जाएगी, सालसी के कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे? हाँ देखें, जो डार साहब है वो जब से वजीर खारजा बने हैं उनका कुछ बहुत ज्यादा रेलिवेंट रोल नहीं है वजारत खारजा में। वजारत खारजा का इन दिनों जो पिछले चंद हफ्ते गुजरे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो फिर ऐसा आदमी वहां ज्यादा मुनासिब समझा। मेरा ख्याल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिन पे उसका एतबार किया और जो सच्ची बात कर सके। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब और ये जो है हमारे डार साहब के दोनों, ना डार साहब को फॉरेन मिनिस्ट्री सूट करती है ना ख्वाजा साहब को डिफेंस मिनिस्ट्री सूट करती है, तो लिहाजा ये दोनों हैं। बस चूंकि फैमिली का यहाँ सिस्टम है, फैमिली की हुकूमत है, तो डार साहब शरीफ फैमिली की मजबूरी है, उन्होंने कोई ना कोई टाइटल दे के रखना है। तो मुझे समझ नहीं आती कि डार साहब अगर किसी किस्म का कोई रोल किसी जगह भी सऊदीया इनको ले जाएगा क्या, फिर जो स्विट्जरलैंड में जो मुज़ाकरात हुए इनको मना कर दिया गया भाई आपने नहीं आना, तो इतनी बेइज्जती से बेहतर ये रिजाइन करे, सिर्फ डिप्टी वजीर आजम जो है वो रहे, तो ज्यादा रोल तो हमें नहीं नजर आता है। मतलब कि जो गए होते ईरान वजीर दाखिला साहब, तो मुझे समझ इतनी आती है कि मौजूदा हालात में वजीर आजम साहब भी खारजा पॉलिसी पे बिल्कुल इनरेलेवेंट है और वजीर खारजा भी मौजूदा पॉलिसी पे इनरेलेवेंट। जहाँ से पॉलिसी चलाई जा रही है वो अपने जो खद्दोखानी ने तय किए हैं और जिस नाजर में ये हमारा मुआहिदा भी हुआ है तुर्किया का
इसका सऊदी अरब का और पाकिस्तान का। मेरा ख्याल इसमें भी आप देख लेंगे इसका ठीक है, वजीर बिल्कुल ठीक है। बरगेश साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो सिचुएशन सारी डेवलप हो रही है इसमें कतर भी ज़ाहिर रोल प्ले कर रहा था, फिर कतर के साथ ईरान की थोड़ी सी अनबन हो गई, एक दो उन्होंने अटैक भी कर दिए, अब कतर भी इसमें कोई रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के साथ? अब दो चीजें हैं इसमें जो बहुत तलब है। एक तो ये है कि जो पुराना जो स्टैंड ऑफ पुराना जो अपना माहिदा है वो किधर स्टैंड करता है, ठीक है, तो जो वो तो 14 वायलेट नुकात हो थे। चुका है और उसकी वायलेशन में आपने देखा कि उसकी दोनों पार्टियों ने वायलेट की। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें रोल पाकिस्तान का या कतर का रोल आप देखेंगे तो क्या हो सकता है, हमें ये इमेजिन करना चाहिए। अब वो रोल ये हो सकता है कि आप अमेरिका को कहें कि जी आप अटैक न करें, और ईरान जो है वो स्टैंड करेगा जो अपना 14 पॉइंट्स के अंदर जो उसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट का या स्टेट ऑफ हॉर्मस के हिसाब से जो उसने बात की। स्टेट ऑफ हॉर्मस तो पहले भी खुली थी और अभी भी खुली है। अभी प्रॉब्लम सिर्फ जो ये आ रही है कि ईरान जो है वो डॉलर के बजाय युआन में जो रेवेन्यू वसूल कर रहा है। तो इस वक्त इशू ये है कि आप उसको दोबारा डॉलर पे लेके जाएं और कोई टॉल निकल स्टेट ऑफ हॉर्मस की जहाँ तक खुलने का ताल्लुक है वो खुली, बाबुल मंदब भी खुला हुआ, वहां से भी पाया। तो अब इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के साथ ये होगा कि ईरान को ये कहेंगे कि आप फिलहाल टॉल ना लें, इसके ऊपर बातचीत करके कोई मैकेनिज्म अमेरिकन के साथ मिलके या हम आपके साथ मिलकर। अच्छा ब्रिगेड साहब, इसमें ब्रिगेड साहब बड़ा हैरान कुन तौर पे नेतन्याहू खामोश है, इसराइल बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, क्या वजह? नहीं, नेतन्याहू खामोश नहीं है, वो ट्रंप को मिलके आया है, उसकी मीटिंग हुई है ट्रंप से, और नेतन्याहू का रोल ट्रंप बड़े इफेक्टिवली प्ले कर रहा है। तो इसलिए हमें देखना ये है कि हमारा इजराइल से कोई थोड़ा स्लो कर हमारा इजराइल से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये अमेरिका की इजराइल से रिलेशनशिप है। अगर अमेरिका की इजराइल से रिलेशनशिप है तो अमेरिका ने इजराइल को फोल्ड में लेके चलना। इजराइल जिस तरह लेबनान में हमले कर रहा था वो लेबनान में हमले किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई कर्तन नहीं आएंगे। तो इसलिए मतलब ये हुआ कि ईरान है जो अमेरिका है वो ईरान का रोल, वो जो अमेरिका है वो इजराइल को फेवर कर रहा है कि ठीक है वो लेबनान में जहां जहां हमले करने, जितनी टेरिटरी कब्जे में करनी वो कर ले, कितनी कैप्चर कर सकता है कर ले, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का एक पोंग तो जो एक प्रांग जो है वो तो अपना लेबनान से आएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो आज जैसे आप बात है कतर का रोल, अब कतर क्या कहेगा, कतर और पाकिस्तान मिलकर यही कहेंगे ना कि जो पुराना जो MOU है उसके जो पॉइंट्स है वो हम आपको इंश्योर कराते हैं कि वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, या बाबुल मंदब को आने वाले दिनों में नहीं बंद किया जाएगा। ईरान जो हौथियों की प्रॉक्सी को है वो इस्तेमाल, ये दो नए पॉइंट्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा तो रोल प्ले तो जो रोल पहले प्ले किया था उसी की कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि आप देखिए ना पहले भी रोल के अंदर जो प्ले कर रहे थे वो मोहसिन नकवी थे या आर्मी चीफ थे, अभी भी उसके अंदर जैसे आप बात कर रहे थे डॉट साहब इंटर नहीं हुए, उसके अंदर अभी भी मोहसिन नकवी साहब हैं जो गए हैं और वही ईरान से बातचीत कर रहे हैं। अब अमेरिका से जहां बातचीत का ताल्लुक होता है वो किसी की बात नहीं होती पाकिस्तान में, सिवाय जनरल आसिम मुनीर के, तो वो नेचुरली फिर वो अमेरिकन से बातचीत करेंगे। तो इसलिए चीजें जो हो रही हैं वो आप ये समझें कि पुरानी चीजों को लेके आप उनको इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं, रिकमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ट्रंप को उससे पहले जो बातें हुई हैं उसी के ऊपर आगे। उसके अलावा मुझे कोई नई फ्रेश डेवलपमेंट ना स्ट्रैटेजी तो इस वॉर की थी कोई नहीं, ना इस वॉर की कोई पॉलिसी थी, ना इस वॉर का कोई स्कोप था, ना इस वॉर के कोई वॉर ऑब्जेक्टिव थे। ये एक मजहबी जनूनियत की जंग थी जो बगैर किसी लॉजिक के लड़ी गई है। अब ये बगैर किसी लॉजिक के इसके अंदर अमन भी आएगा, और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उसके लिए वही 14 पॉइंट्स होंगे, उन्हीं को आप रीअश्योर करा देंगे या रिकमिट करा देंगे और उससे चीजें आगे बिल्कुल ठीक है। मियां सैफुर रहमान जनाब, मियां सैफुर रहमान साहब, ये जो सिचुएशन सारी डेवलप हो रही है इस पे जो अभी जो एक मुआहदा हुआ है टर्की, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान, तो आप समझ रहे हैं कि लेटर ऑन ईरान भी इसका हिस्सा बन सकता है? और ये जो मौजूदा डेवलपमेंट हुई है, ये जो मुआहदा हुआ है, अमेरिका इसको कैसे देख रहा है? देखिए जी, अमेरिका का तो असर और रसूख जो है ना गुज़िश्ता 5-6 दहाइयों से आप देख रहे हैं कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में 1974 में, इस्लामी ब्लॉक का जो एक बाकायदा फाउंडेशन रखी गई
और दिखाई दे रहा था कि जब ये इस्लामी रेनेसांस होगा, अहया होगा इस्लामी वर्ल्ड का। लेकिन किस तरह उन्होंने फिर अपने CIA ने वो असैसिनेशंस कराई और क्या कुछ नहीं किया, हुकूमतों में मदाखलत की, रजीम चेंजेस कराए, कत्ल किताल कराए, हत्ता कि शाह फैसल भी उनके घर के फ़र्ज से उन्होंने कत्ल करा दिया। तो ये बहुत बड़ा एक पूरा 50 साल का जो एक सफ़र है, उसने हमें एक तक़वियत भी, देखे ना फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो है वो भी अपना काम कर रही होती हैं ज़ेर ज़मीं। यानी दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कुछ सदा की ताकत तो नहीं है, सदा बादशाही तो सिर्फ अल्लाह ताला की है ना। बड़ी बड़ी सल्तनतें आई पामाल होंगी, चंगेज़ खां आया, कुबलाई खां आया, कौन कौन सी सिविलाइजेशन, कौन कौन सी तहजीब, तो कुछ 200 साल चली, कुछ 100 साल चली, कुछ 300 साल चली। तो आफ्टर ऑल हर जवाल, हर अरूज का एक जवाल भी होता है। और इसमें मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के ये 3 ममालिक, और बिलखसूस मैं ईरान के बारे में भी ये राय रखता हूँ, ये एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में है। अच्छा। यानी और पाकिस्तान और तुर्किया में एक पहला कमेंट जो मैंने दिया इस मक्का एग्रीमेंट पे, मैंने कहा देखें ये तीनों ममालिक जो हैं, इनके बारे में जो भी कोई कहे कि जी ये इस्लामिक वर्ल्ड के नुमाइंदा सही हैं या नहीं है, लेकिन दुनिया में इन तीनों ममालिक की गुडविल है। सऊदी अरब की अमेरिका से भी बनती है, तुर्किया की जो है वो नेटो यूरोप से भी बनती है, इस्लामिक वर्ल्ड में भी पॉपुलर है। और अमेरिका ने को बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी इस पे नहीं दिया। जी वही मैं कह रहा हूँ। और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गुडविल के एक ऐसे लेवल पे है, भले उसमें हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी का बड़ा रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि आपके फील्ड मार्शल जो हैं उनकी एक वहाँ पे पजीर आई है। यानी जो हमारा ख़ास तौर पे ऑपरेशन संदूर में जो हमें मार्गा हक में कामयाबियाँ मिली, तो ये स्ट्रेंथ जो है ना वो भी एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जो दुनिया में आपको एक अच्छे अंदाज में मुतारफ़ कराता है। और मेरा ख्याल है कि इसमें हम आगे ही बढ़ेंगे। ये मुआहदा जो है वो दौर गया 50 साल पुराना, अब हम थोड़ा सा फॉरवर्ड ट्रैक पे चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ईरान के अंदर ये एक सोच पाई जा रही है कि क्यों ना एक नई इस्लामी तहजीब का जो अरूज नजर आ रहा है, अच्छा, उसका वो एक भरपूर हिस्सा बने। नाज़रीन, यहाँ लाएंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।